जय हिंद साथियों। देखिए भाई, RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें साइंस का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। वैसे तो आप ग्रुप डी में देखोगे तो भाई 25 क्वेश्चन साइंस का रूल है। ठीक है, कितना है? 25 क्वेश्चन जो है साइंस का रूल है। बट किसी किसी शिफ्ट में ये देखा जा रहा है कि भाई 25+ क्वेश्चन भी साइंस के आ रहे हैं। तो हमने साइंस का जो है 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो भाई वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाएं और ज़रूर देखें। इसके अलावा ध्यान देना, इसके जो आज और कल आपकी साइंस की 100 क्वेश्चन की यानी कि 100 क्वेश्चन की 2 मैराथन होगी, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो साइंस का क्वेश्चन है वो कवर किया गया है। यदि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, अर्थात अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका सेकंड राउंड में है या थर्ड राउंड में है, तो भाई वीडियो को प्लीज़ मिस मत करिएगा। ठीक है, यदि आप वीडियो को मिस करते हो तो इतना जान लीजिए आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को भी आप मिस करोगे। तो चलिए बिना देरी की हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखना, आपसे क्या पूछा गया है। 3000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व वाले 5 मीटर क्यूब, ठीक है, 5 मीटर क्यूब एलिमेंट का द्रव्यमान क्या होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या दिया है, घनत्व दिया है और यहाँ पे क्या दिया, 5 मीटर क्यूब आयतन दिया है। तो आपसे पूछ रहा है एलिमेंट का द्रव्यमान क्या होगा। तो एक फार्मूला याद रखिएगा, जो घनत्व होता है डेंसिटी बराबर होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, मास अपान में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। यानी कि क्या होता है, आप लिख सकते हो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, क्या होता है, घनत्व बराबर होता है भैया द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। एक फार्मूला ये आपका होता है। तो इस फार्मूले से ध्यान देना, आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना। क्या निकालना है, द्रव्यमान। जब द्रव्यमान की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा घनत्व इंटू क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा। तो घनत्व आपका कितना दिया है, 3000 दिया है, और आयतन कितना दिया है, 5 मीटर क्यूब दिया है। तो 3000 का 5 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपका, 15000 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15000 किलोग्राम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका हो जाएगा 3 वाले, यानी कि जो आपका सी वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया, ध्यान देना। आपसे पूछा गया एक द्रव्यमान के पिंड को, ठीक है, एक द्रव्यमान के पिंड को 20 न्यूटन बल से 8 मीटर तक 10 सेकंड में खींचा जाता है, तब उसकी शक्ति कितनी होगी। तो सबसे पहले देखना, जो शक्ति का मात्रा फार्मूला होता है, P बराबर होता है आपका पावर इक्वल टू वर्क अपान में क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, P बराबर W/T होता है। तो पावर आपको निकालना है, इसके लिए आपको कार्य चाहिए, W चाहिए और T चाहिए। अब एक फार्मूला होता है, W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो भाई फोर्स आपका कितना दिया है, फोर्स आपका दिया है 20 न्यूटन, और जो डिस्टेंस है वो कितना है तो भाई 8 मीटर है। तो 20 अट्ठे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 जूल हो जाएगा। कितना, 160 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर आपको निकालना है, तो P बराबर आपका क्या हो जाएगा, W की वैल्यू कितनी आई, 160, और T आपका कितना दिया है, कितना, तो भाई 10 सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा, खत्म। बचेगा कितना, 16 वाट बचेगा। कितना बचेगा, 16 वाट आपका बचेगा। तो इस प्रकार से दूसरे का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। 16 वाट आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए आज के तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, एक तरंग की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड तथा तरंग दैर्ध्य कितना है, 3 मीटर हो, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो यहाँ पे इन्होंने चाल दिया वी फॉर वेलोसिटी, चलिए वेलोसिटी या फिर स्पीड दिया इन्होंने, और तरंग दैर्ध्य इन्होंने लैम्डा की वैल्यू दे रखा कितना, 3 मीटर। आपसे आवृत्ति पूछ रहे फ्रेक्वेंसी को हम लोग स्मॉल एफ से भी दिखाते हैं
और याद रखिएगा इसके अलावा फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से दिखाते हैं, वी की तरह बनता है न्यू। ठीक है, तो भाई एक फार्मूला होता है, ध्यान देना, न्यू इक्वल टू होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपान में क्या होता है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना, आवृत्ति निकालना है। तो वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू है 330 है, और तरंग दैर्ध्य कितना है, 3 है। तो इसको कैंसिल करिए तो आपका आ जाएगा कितना, 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110 प्रति सेकंड। 110 प्रति सेकंड कहिए, या आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज भी होता है। 3 का आपका हो जाएगा दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि भाई द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है। अगर द्विनिषेचन की बात करें तो बेसिकली ये जो पाया जाता है किसमें, 4 ऑप्शन आपके सामने है, सभी जीवों में, सभी पादपों में, आवृतबीजी पादपों में, या केवल जलीय पदों में। ठीक है, जलीय पादपों में। तो ये किसमें पाया जाता है, याद रखिएगा, आवृतबीजी। ठीक है, आवृतबीजी पादपों में ये पाया जाता है क्या, डबल निषेचन। ठीक है, 4 का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया है, ध्यान देना, अनिषेक फलन के फलस्वरूप, अनिषेक फलन के फलस्वरूप उत्पन्न बीज रहित फल क्या है। ठीक है, उत्पन्न बीज रहित फल क्या है, चलिए बताइए। 4 ऑप्शन है, पहला आम, दूसरा पपीता, तीसरा खरबूज, चौथा संतरा। बताइए। चलिए तो भाई आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा यहाँ पे। कभी कभी आपने देखा होगा पपीता लेके आते हो तो उसमें भाई बीज नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो होता पपीता आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अनिषेक फलन के फलस्वरूप इसमें क्या होता है, बीज नहीं होता है। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया, ध्यान देना, पूछा गया कि किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या कहाँ से आती है। पहला दिया है कि माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या से अधिक होती है, माता से प्राप्त जीनों की संख्या से अधिक होती है, माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है, माता पिता से जीनों की संख्या एक समान कभी नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही हो जाएगा। क्या दिया है कि भाई माता और पिता प्रत्येक से जो प्राप्त जीनों की संख्या होती है वो क्या होती है, पुत्र में समान होती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, ध्यान देना, आपसे पूछा गया कि भाई निम्न में से वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स कौन सा है, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स कौन सा है। तो 7 का आपका सही हो जाएगा कौन सा, ऑक्सिन। कौन सा हो जाएगा, ऑक्सिन एक प्रकार का प्रमुख वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स होता, क्या होता है, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि भाई निम्न लेजर किस्मों में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो भाई आपने नाम सुना होगा लेजर प्रिंटर, तो उस लेजर प्रिंटर में कौन से लेजर का प्रयोग किया जाता है, कौन से। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डाई लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक है, एक दिया कौन सा, पहला वाला। तो भाई पहला दिया आपका डाई लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, और एक्साइमर लेजर, और गैस लेजर। तो अगर बात किया जाए तो जो फोटो कॉपी करने वाला प्रिंटर होता है तो भाई उसमें जो बेसिकली यूज किया जाता है कौन सा लेजर होता है, तो याद रखिएगा सेमी कंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर किसका बना होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालकों से बना होता है। 9 देखिए आपसे पूछा गया, गैस में, ध्यान देना, गैस में ध्वनि तरंग संचरण में, ठीक है, गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है, निम्नलिखित में से क्या होता है। तो 9 का याद रखिएगा कौन सा, ए वाला। ठीक है, रुद्धोष में संपीडन और विरलन होता है, क्या होता है, रुद्धोष में संपीडन एवं विरलन होता है। 9 का आपका ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 आपसे पढ़ा गया, ध्यान देना, एक प्रकार की ये प्रमुख पशु रोग है गलसुआ। ठीक है, जिसको मम्प्स भी कहा जाता है, एक वायरल रोग है। ठीक है, एक क्या है, वायरल रोग है
जो सूजन पैदा करता है, कहाँ पे सूजन पड़ता है, तो याद रखिएगा जो गलसुआ रोग है ये बेसिकली क्या है, कर्ण पूर्व यानी कि जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसमें क्या कर देती है, सूजन पैदा कर देती है। ठीक है, गलसुआ यानी कि जैसे आप पट्टी चिपकाते हो, आप दुकान पे जाओगे तो इस प्रकार से डॉक्टर आपको एक पट्टी देता है, ठीक है, इस प्रकार से। और ऐसे ढेर सारे उसमें आप देखोगे छोटे 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 खाने बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार आपको एक डॉक्टर पट्टी देता है चिपकाने के लिए, ठीक है, जब आपके यहाँ जबड़े में दर्द होती है, तो वही बीमारी है गलसुआ। और ये क्या करता, कर्णपुर यानी कि जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसमें क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। 10 का आपका एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि भाई सिरका जिसको विनेगर भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है। तो अब भाई सिरके की अगर बात करते हो ना, तो याद रखिएगा इसका वाणिज्यिक नाम क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल होता, क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। और फार्मूला इसका क्या होता है, CH3, क्या होता है, CH3COOH होता है, ठीक है, क्या होता है, CH3COOH होता है। और याद रखिएगा इसका ही नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। बाकी अगर हम लोग बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका फार्मूला होता है HCl होता है, क्या होता है, HCl होता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो भाई COOH और सिंगल बंद से जुड़ा होता है COOH होता है, ठीक है। नींबू में तो आप जानते हो भाई सिट्रिक अम्ल। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। तो भाई 12 में आपसे क्या पूछा गया है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए दो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। याद रखिएगा जो प्रमुख तत्व यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, बोरान होता है और कैडमियम की छड़ होती है। क्या होती है, बोरान होती है और कैडमियम की छड़ होती है, याद रखिएगा। चलिए 12 का आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया 13, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, तो भाई अगर आवर्धक लेंस की आप बात करोगे ना, तो बेसिकली ये होता है हमारा उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है, उत्तल लेंस। और याद रखिएगा फैक्ट के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग ना दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए किया जाता है, ठीक है, दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए किया जाता है। और भाई जो अवतल लेंस है ना इसका प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए, ठीक है, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किया जाता है। तो 13 का याद रखिएगा सी वाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपसे पूछा गया कार्बनिक यौगिकों के विनिर्माण का जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था। तो भाई जैव शक्ति जो सिद्धांत दिया सर्वप्रथम वर्जीलियस द्वारा ये दिया गया था। किसके द्वारा, वर्जीलियस के द्वारा ये दिया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो भाई पूछा गया कि कान की हड्डियां, कान की कितनी हड्डियां होती हैं। तो अगर भाई बात करें तो ध्यान देना जो दोनों तरफ कान होता है, ठीक है, क्या होता है, कान होता है। एक तरफ कान में क्या होता है, तो 3 हड्डी होती है और दूसरे तरफ भी क्या होता है, तो 3 हड्डी होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ मिला के कुल हड्डी कितना होता है कान में, तो 6 हड्डी आपकी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में आपसे पूछा गया किलोवाट घंटा एक यूनिट किसका है। तो भाई ये ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। किसका, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है, ठीक है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। भाई शक्ति का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट। बल का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा न्यूटन होता है। एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। किलोग्राम संवेग का देखोगे तो इसका होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 17। भाई 17 आपसे पूछा गया है कि उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 होने पर उसका वर्ग एवं आवर्त क्या होगा। तो अगर इस प्रकार देखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है,
तो टोटल जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 2 8 10 और 5 15, यानी कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 15 होगा। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे ना तो इस प्रकार आएगा 1s2, आगे करोगे तो आएगा 2s2, उसके बाद आएगा आपका 2p6, ठीक है। इसके बाद करोगे आपका आएगा 3s2 और आएगा आगे 3p3 आएगा। तो इलेक्ट्रॉन गिनिए जो पावर में लगा, 2 2 4 6 हो जाएगा 10, 10 और 2 हो जाएगा 12, 12 और 3 हो जाएगा 15। तो लास्ट में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो 3 लिखा, ये 3 और ये 3, ये दिखाता आवर्त को। तो आवर्त कितना होगा, 3। वर्ग की बात करें ना तो लास्ट वाला ये आपका जुड़ जाता है, ठीक है, जो पावर में लगा। तो पांचवा वर्ग हो जाएगा और तीसरा आवर्त हो जाएगा, यानी कि ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 17 का ए वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया कि भाई डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया था, डीएनए परीक्षण। तो भाई बेसिकली याद रखिएगा जो डीएनए परीक्षण है ये डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा ये विकसित किया गया था, ठीक है, डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा ये विकसित किया गया था, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया कि लैम्बर्ट नियम किसने संबंधित है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ध्यान देना जो लैम्बर्ट नियम है ये प्रतिदीप्त से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। परावर्तन की बात करें तो भाई चिकने सतह से टकरा कर प्रकाश की किरणों का वापस जाना, ये क्या होता है, आपका प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। अपवर्तन की बात करें तो भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग और दिशा क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो 19 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, निम्न अभिक्रिया में उत्पाद 2 है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या क्या बनेगा। तो ध्यान से देखना, जब भी कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, ठीक है, CaCO3, इसको जब गर्म करोगे तो आपका क्या बनेगा, ध्यान देना, एक बनेगा आपका क्या क्या बनेगा, CaO प्लस आपका बन जाएगा CO2 बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू है ना वो जेड की वैल्यू क्या होगी, तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। तो CaO आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। बाकी जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है, सूखी बर्फ क्या है। तो ध्यान देना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, सूखा बर्फ कहा जाता है, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, सूखा बर्फ कहा जाता है, किसे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस CO2 को क्या कहा जाता है, भैया आपका कहा जाता है सूखा बर्फ कहा जाता है, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। ग्लेशियल एसिटिक एसिड यानी कि शुद्ध जो एसिटिक एसिड होता है वो क्या बोलते हैं, जो एथनोइक एसिड होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो 21 का आपका 4 वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसका प्रयोग संज्ञाहारी के रूप में किया जाता है, ठीक है। या यहाँ पे ध्यान देना, हास्य गैस की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी, हास्य गैस की बात कर रहा है। तो भाई हास्य गैस के रूप में ध्यान देना नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, किसका, नाइट्रस ऑक्साइड N2O का प्रयोग किया जाता है, किसका, हार्स गैस। मीथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस, ठीक है, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया, ध्यान देना, तो भाई आपसे पूछा गया है, जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जल के उपचार में ओजोनन की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं विसंक्रमण कहते हैं, क्या कहते हैं, विसंक्रमण कहते हैं। चलिए 24 की बात करते हैं। तो भाई 24 आपसे पूछा गया है, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है। तो भाई ये बेसिकली अगर देखा जाए विकिरण किसके माध्यम से पहुंचता है, विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, और इसको आने में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट, कितना, 8 मिनट
और 16.6 सेकंड लगता है, ठीक है। 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। चलिए अगले बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि भाई विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अभी आपका 25 क्वेश्चन हो गया, अभी आपका कितना है 75 क्वेश्चन। चलिए एक सेट आपका हो गया। चलिए दूसरा सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन श्रृंखला दी हुई है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 में कार्बन सिंगल बंद कार्बन में कुल इलेक्ट्रॉन कुल कितना है। तो एक तो कार्बन सिंगल बंद यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे है। तो ध्यान देना, अगर यहाँ वाली जो स्टार्टिंग में इसकी बात करें तो एक कार्बन से जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, उसके बाद फिर ये है, उसके बाद फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन है, फिर डबल बंड लगा है, उसके बाद C है, उसके बाद क्या आपका H, फिर उसके बाद कार्बन, और इस कार्बन से क्या जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन है। कितना है, 3 है हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इधर भी आपका क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे केवल क्या पूछ रहे हैं, जो कार्बन सिंगल बंद कार्बन यानी कि इस वाले कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं। तो भाई इसको कैसे निकालोगे, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आप क्या काउंट कर लो, हाइड्रोजन, ठीक है। कुल कितना हाइड्रोजन है, तो ध्यान देना, यहाँ से हो जाएगा 1, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो कार्बन सिंगल बंद कार्बन से जो टोटल जुड़े हैं 8 हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन कुल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप बताओगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। पहले का आपका हो जाएगा 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो भाई 2 आपसे पूछा गया, ध्यान देना, निम्नलिखित में से कीटो समूह उपस्थित किसमें। तो कीटो समूह क्या होता है, इसका जो समान फार्मूला होता है R, ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा CO, उसके बाद क्या रहेगा R। ये भाई R डैश भी हो सकता, अलग अलग भी हो सकता, ठीक है। यानी कि जब CO समूह जो है 2 एल्किल से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। और इस प्रकार जो आपका यहाँ पे देखना ऑप्शन नंबर 4 में है, किस में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 आपसे पूछा गया, पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है। तो पनीर बनाने के लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो रेनिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रेनिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया कि भाई बर्फ को बुरादे में पैक करके क्यों रखा जाता है। बर्फ को बुरादे में पैक करके क्यों रखा जाता है। तो याद रखिएगा, चूंकि जो बुरादा होता है ये ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, यानी कि उसमें ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे पर नहीं जा सकती है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, बुरादे में कैद करके रखा जाता है ताकि वो पिघल ना पाए या पिघल ना सके। तो 4 का आपका हो जाएगा 2 वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3 में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, ल्यूमेन ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो याद रखिएगा ये जो मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का होता है। किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। 6 का आपका हो जाएगा A। 7वां आपसे पूछा गया, ध्यान देना, जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। तो भाई घरेलू अपशिष्ट भी होता, औद्योगिक अपशिष्ट भी होता, कृषि में प्रयुक्त रसायन एवं उर्वरक भी होता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो जो डी वाला आपका दिया उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं,
जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। न्यूटन का पहला नियम संकल्पना देता है किसका? ऊर्जा का, या फिर कार्य का, या फिर संवेग का, या फिर जड़त्व का? तो भाई अगर बात करें न्यूटन के पहले नियम की, तो ये जड़त्व का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व का सिद्धांत कहलाता है। अगर दूसरे वाले की बात करें, जो न्यूटन का दूसरा नियम है, तो वो क्या है? तो याद रखिएगा, बल का नियम। तीसरा क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, याद रखिएगा। भाई पहला नियम क्या कहता है कि ए बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, अगर कोई बॉडी गति कर रही है तो गति ही करेगी, जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल ना लगाओगे। और दूसरा क्या कहता है कि भाई किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, ठीक है, उसमें ध्यान देना, एफ बराबर क्या बताया गया? एम ए दूसरे में, कि जो आपका संवेग परिवर्तन की दर होता है वो लगाए गए बाह्य बल के बराबर हो, यानी कि डीपी अपान में डी जो होता है ये लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। तीसरा क्या है? प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे आपका डी वाला सही हो जाएगा। 9वां आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है छोटा सा। क्या पूछा गया कि एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 250 ओम हो तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? तो एक फार्मूला होता है, ध्यान देना आप। ऊर्जा जो होती है पावर, P बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो भाई आई का स्क्वायर, आई जो आपका धारा वो कितना है? तो भाई ये धारा दिया 3 का स्क्वायर इंटू आर माने प्रतिरोध कितना दिया है? तो आपका दिया 250 दिया है। और टी की बात करें, समय कितना है? तो भाई 20 सेकंड है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये आपका 250 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा कितना? 25 9 में कितना हो जाएगा? 225। 225 दूना कितना हो जाएगा? 450। तो 450 इंटू 10⁻², यानी कि आ जाएगा कितना? 45 गुणे 10⁻³ जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 गुणे 10⁻³ जूल। इसको आगे सॉल्व कर लेना, इतना ही आपका आ जाएगा। 9वें का हो जाएगा ए वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो भाई 10 आपसे पूछा गया, आलू एक रूपांतरित है। तो भाई आलू क्या होता है? तो ये बेसिकली ये तना होता है। क्या होता है? तना होता है। चलिए अगला पूछा गया है कि भाई फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है? तो भाई ये सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो भाई 12 आपसे पूछा गया, ध्यान देना, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि भाई वहाँ पर क्या होता ना, पहाड़ों पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायु दाब ये क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण पानी जो है तेजी से कम ताप पर ही उबलने लगता है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है कि भाई नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो भाई नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है तो इसका मुख्य स्रोत क्या होगा? नाइट्रोजन ही होगा। ठीक है, क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। 13 का आपका हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है पेट्रोल की अपस्फोट, ठीक है, अपस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा TEL का प्रयोग किया जाता है। किसका? TEL का, यानी कि टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। इसी को टेट्रा एथिल सीसा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टेट्रा एथिल सीसा भी कहते हैं, जिससे अपस्फोटन नहीं होता। भाई अगर क्या होगा, पेट्रोल अशुद्ध होगा तो क्या होगा? गाड़ियों में फट फट की आवाज़ आती है, जिसको अपस्फोटन कहते हैं। इसको दूर करने के लिए उसमें क्या किया जाता है? टेट्रा एथिल लेड या टेट्रा एथिल सीसा मिलाया जाता है, जिससे अपस्फोटन की समस्या नहीं आती है। तो 14 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया, ध्यान देना,
सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो इसको उत्पादन को बेसिकली क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। आगे देखना प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछा गया है कि मूल ग्रंथिकाएं सामान्यतः निम्नलिखित में से किनमें पाई जाती हैं? तो जो किनमें पाई जाती हैं तो याद रखिएगा फलीदार पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती हैं? मूल ग्रंथिकाएं जो पाई जाती है किसमें पाई जाती हैं? फलीदार पौधों में पाई जाती हैं। 17 की बात करते हैं तो भाई 17 में आपसे पूछा गया है जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान देना एक फार्मूला होता है T=2 होता है 2 पाई अंडर रूट में क्या होता है L/में जी होता है। ठीक है, जब वो खड़ा हो जाएगा इससे क्या होता है व्यक्ति झूले पर बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाता है जिसके उसकी दोलन काल क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि भाई जब यहाँ फार्मूले में ना लंबाई बढ़ेगी तो उसी के समानुपात में ये दोलन काल भी टी भी क्या हो जाता है हमारा? बढ़ जाता है। तो 17 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। 18 से पूछा गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा मापा जाता है। क्या नापा जाता है? धारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए 19 आपसे पूछा गया है बीसीजी प्रतिरक्षण होता है किसके लिए? तो बीसी जो प्रतिरक्षण होता है ये किसके लिए होता है? खसरा के लिए होता है। किसके लिए होता है? खसरा के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 19 का कौन सा हो जाएगा आपका? ध्यान देना कौन सा हो जाएगा आपका? याद रखिएगा 1 मिनट। 18 में आपका कौन सा था? सी वाला। जी हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ 19 में ध्यान देना बीसीजी परीक्षण किसके लिए? प्रतिरक्षण। तो ये होता है ट्यूबर क्लोरोसिस के द्वारा। ठीक है, ट्यूबर क्लोरोसिस के लिए बीसीजी प्रतिरक्षण होता है। 19 का होगा बी वाला। चलिए 20 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 यहाँ पे पूछा गया कि भाई डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो बेसिकली ये याद कि ये किया जाता है पक्षियों के लिए किया जाता है। किसके लिए? पक्षियों के लिए किया जाता है। आगे देखना 21 आपसे पूछा गया है बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर की अगर बात करें तो भाई क्वार्टजाइट, मार्बल या सेलखड़ी या स्लेट। तो ये जो होती हैं बेसिकली ये क्वार्टजाइट में क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो ध्वनि जो है एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग होता है और इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसकी चाल जो है लोहे में या धातुओं में सबसे ज़्यादा होती है। 22 का आपका हो जाएगा डी वाला। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया जो कि क्या थे? एक भारतीय थे। ठीक है, भारतीयों ने किया शून्य का आविष्कार। 23 का आपका हो जाएगा ए वाला। 24 की बात करते हैं गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका मुख्य घटक होता क्या? मीथेन होता। क्या होता है? मीथेन होता है। तो भाई 24 का आपका हो जाएगा ए। 25 की बात करते हैं तो भाई खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के नमक का जो सूत्र होता है वो होता है NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। सोडियम क्लोराइड इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 2 सेट हो गया। तीसरे सेट की बात करते हैं। आगे बात करते हैं तीसरे सेट की। एक हीटर पर ध्यान देना, तीसरे सेट की बात करते हैं। एक हीटर पर 2000 वाट लिखा है, यह 220 वोल्ट पर कार्य करता है। हीटर के तार का प्रतिरोध कितना होगा? हीटर के तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो भाई इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो आपका ये लगभग आता है 42.2 ओम आता है। कितना आता है? 42.2 ओम करके आता है। तो पहले का आपका हो जाएगा कौन सा? ए वाला आपका सही हो जाएगा। जो प्रतिरोध का फार्मूला होता आर बराबर क्या होता है? वी अपान में क्या होता है? आई होता है। ठीक है, आर बराबर क्या होता है? वी अपान में आई होता है। ठीक है, तो आप देख लेना आपका आ जाए की तरफ 42.2 लगभग आएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है
एक विद्युत हीटर की घोषित आवश्यकता 1500 वाट है। 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? तो P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है आपका W/T होता है, ठीक है। P बराबर क्या होता है? W/T होता है। हमको ऊर्जा निकालना है, यानी कि W की वैल्यू। तो W बराबर क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी है? तो दिया है 1500 और T की वैल्यू कितनी दी है? 10। तो 1500 धाम हो जाएगा 5, ठीक है। 1,00,000 है, 5,000 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? आप कर लीजिए 15, इसमें मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। तो जब भैया मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पे देखना आपका क्या दिया था, दो आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया। हम लोग किस पे थे? हाँ, दो ही पे थे। चलिए चलिए, हाँ, ये आपका पूछा गया था, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है। कितना है? 1500 वाट है। तो 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? तो याद रखिएगा, एक फार्मूला है, अभी आपको बताया गया था। P बराबर क्या होता है? W/T होता है। क्या होता है? P बराबर आपका क्या होता है? W/T होता है, ठीक है। P बराबर W/T। तो W बराबर आपका क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा, ठीक है। P की वैल्यू कितनी है? तो याद रखिएगा 1500 है। और T की वैल्यू कितनी है? तो याद रखिएगा 10 है। चूँकि भाई ये किस में है? घंटे में। अगर इसको सेकंड में बनाना हो तो 60, 1 घंटे में 60 सेकंड। और इस सेकंड में कितना होता है? सॉरी, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो देखना है यहाँ पे, ये जीरो, ये जीरो, ये दोनों जीरो खत्म। और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये हो जाएगा पंचम 25। 25 बटे आपका कितना हो जाएगा? 25 बटे आ जाएगा 6। अब करिए आपका 6 चौक 24, 24 से 25 यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा? डिवाइड करिए। तो डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग लगभग आ जाएगा। दूसरे का कौन सा हो जाएगा? याद रखिए, आपका बी वाला लगभग, ठीक है। कितना आ जाएगा? ध्यान देना। प्रश्न संख्या 2 का आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है, 2 का कौन सा हो जाएगा? 2 वाला, लगभग लगभग 5.4 इंटू 10⁻⁷। चलिए, तीसरा वाला आपसे क्या पूछा गया है? ध्यान देना। यदि 5 प्रतिरोध जिनके मान 1/5 ओम है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके द्वारा प्राप्त होने वाला अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R बराबर क्या हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। और एक और रहेगा आपका प्लस 1/5, ठीक है। प्लस क्या रहेगा? 1/5। चलिए इधर लिख देता हूँ, प्लस 1/5। क्योंकि श्रेणी क्रम में जो दिया है तो भाई श्रेणी क्रम में हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं, R बराबर इतना। तो भाई R बराबर आपका क्या हो जाएगा? 5/5। जबकि इसका देखो हर आपका बराबर है, डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर को ऐड कर लेते हैं। ये कट पिट के कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 ओम आपका आ जाएगा, जो कि डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। 4 आपसे क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? तो कौन बदलता है? तो याद रखिएगा यकृत, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में जल अम्ल के समान कार्य करता है? अम्ल के समान कार्य करता है। तो याद रखिएगा अमोनिया। अमोनिया की उपस्थिति में जो पानी होता है, यह एक क्या करता है? अम्ल की तरह कार्य करता है। 5 का आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से किसमें पत्तियां कांटों के रूप में स्थानांतरित होती, रूपांतरित होती हैं? 4 ऑप्शन दिया गया, नेपथीन में, नागफनी में, यूट्रिकुलेरिया में, या ऑस्ट्रेलिया में बबूल में। तो 4 ऑप्शन दिया गया, चलिए बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखना, 6 में अगर आपने नागफनी का पौधा देखा होगा तो इसमें क्या होता है? कांटे होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? कांटे होते हैं पत्तियों पर इनके, ठीक है। इस प्रकार से पौधा होता है, ठीक है।
ठीक है, पौधा ऐसे होता है और इसमें पौधों में क्या होते हैं, कांटे निकले होते हैं, ठीक है, नागफनी में। औषधि में काम आते हैं। तो 6 का आपका हो जाएगा, 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए 7वें की बात करते हैं कि भाई गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है कब? तो याद रखिएगा, जब पकने समय से गन्ना पकने वाला होता है यानी कि होने वाला होता है, तो उस समय अगर पाला पड़ जाए तो उसमें शुगर की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो 7 का 2 आपका सही हो जाएगा। 8 की बात करते हैं। 8 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों है? एरोमेटिक का मतलब जो बंद श्रृंखला होती है, जैसे बेंजीन। बेंजीन आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है, ठीक है। और एलिफैटिक में जो बंद नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा 4 वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर यहाँ पे बात करोगे तो बेंजीन और फिनाल दोनों ही एरोमेटिक हैं। आइसोब्यूटेन और मेथेन ये तो एलिफैटिक है, ये भी एलिफैटिक है। बट इसमें देखोगे 4 में तो आइसोब्यूटेन आपका एलिफैटिक होता है, जबकि क्लोरोबेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। 8 का आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा गया, एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे आबद्ध होते हैं? तो भाई ऑक्सीजन जो होते हैं ना, एक दूसरे से डबल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, डबल बंध द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा, तो भाई दूसरा वाला सही हो जाएगा, 2 आबंध से जुड़े होते हैं। चलिए 10वें की बात करते हैं। तो भाई 10वां आपसे पूछा गया, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो भाई सबसे खराब जो उत्पन्न करता है कार्बन मोनोऑक्साइड है। वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलिए 11 की बात करते हैं, वायुमंडल में पाए जाने वाला दूसरा प्रमुख घटक कौन सा है? तो भाई कौन सा है, ये ऑक्सीजन है, 20.95%। ठीक है, कितनी मात्रा में पाई जाती है, 20.95% ये पाई जाती है। लगभग ये 21% पाया जाता है। और सबसे पहले पे कौन सा आता है, तो नाइट्रोजन, यानी कि 78.8% के लगभग ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो 11 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 12 में आपसे पूछा गया कि भाई अग्निशमन यंत्र जो अग्निशमन वस्त्र होते हैं ये किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते एस्बेस्टास के बनाए जाते हैं। ठीक है, अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टास से बनाए जाते हैं। 13 में आपसे क्या पूछा गया, ठीक है, क्या कहा गया है कि भाई जो पिन्ना है, ठीक है, ये किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा 13 का आपका हो जाएगा कौन सा, सी वाला, स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन शामिल नहीं है? तो जलवायु परिवर्तन भी शामिल है, सुनामी भी, उल्कापात भी, जबकि तीव्र वर्षा इसमें शामिल नहीं है। 14 का हो जाएगा आपका कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया, ध्यान देना, तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि याद रखिएगा जो प्रकाशिक तंतु होता है ना, प्रकाशिक जो तंतु होता है वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट करते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण तार केबलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है। 16 की बात करते हैं। तो भाई 16 आपसे पूछा गया, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो 16 का याद रखिएगा बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आवर्धित यानी कि बढ़ा हुआ और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो भाई गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने किया? तो किसने किया, तो ये तो सबको पता, न्यूटन ने किया। ठीक है, किसने किया, न्यूटन ने किया था। आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 आपसे क्या पूछा गया, ध्यान देना, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? किस प्रक्रिया द्वारा? तो चलिए 4 ऑप्शन है, कौन सा आपका होगा, किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो याद रखिएगा 18 का आपका हो जाएगा कौन सा, आसवन द्वारा। क्या होगा आपका,
आसवन द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जा सकता है। 19 आपसे क्या पूछा गया है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है। तो भाई इसका जो कारण नहीं होता वो हमारा क्या है, तो असंजक बल का अभाव, असंजक बल की क्या होती है, कमी होती है, जिसके कारण वह तली पर नहीं चिपकता। 20 की बात करते हैं। तो भाई 20 में आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा बल क्षयकारी बल है। तो कौन सा बल है, तो याद रखिएगा घर्षण बल। ठीक है, कौन सा है, घर्षण बल है। 21 में आपसे पूछा गया है, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है। तो भाई एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, तो रेशम, तो भाई सेरीकल्चर से रिलेटेड है। और रेशा क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। 22 की बात करते हैं, कुनैन। कुनैन और सिनकोना होता है, मलेरिया की दवाई में यूज किया जाता है। ठीक है, कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप, ठीक है, क्या रहेगा, पादप। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है। ध्यान देना, कुनैन और आपका सिनकोना है, मलेरिया की दवाई से बनती है। और बेसिकली ये कैसे प्राप्त किया जाता है, तने या शाखाओं की छाल द्वारा। ठीक है, तने या शाखाओं की छाल द्वारा। 22 का आपका डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉपर पाराइड से प्राप्त होने वाला कॉपर ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। ब्लिस्टर के निर्माण में कौन सा गैस उत्तरदायी है। कौन सा गैस होता है, तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 क्या होता है, उत्तरदायी होता है। 24 आपसे पूछा गया, पुष्प की पंखड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाया जाता है। तो भाई कौन सी विधि, तो क्रिस्टलीकरण विधि अपनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इंजन रेडिएटर का ताप का संचरण होगा। इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण होगा किसके द्वारा, तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, चालन और संवहन। चालन और संवहन दोनों द्वारा क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। चलिए इसी में सेट 4 की बात करते हैं, चौथे सेट की। ठीक है, आपका 75 क्वेश्चन हो गया। चलिए सेट 4 की इसमें बात करते हैं कि भाई किसी धातु का अपेक्षित घनत्व इतना है, 19.3 है। जल का घनत्व इतना है। ठीक है, तो इसका घनत्व कितना होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका लगभग आ जाएगा कितना, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये आपका आ जाएगा 19.3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आपसे पूछा गया कि भाई CaSO4 इंटू 2H2O 373 केल्विन पे गर्म किया जाएगा तो X और Y क्या बनेगा। तो ध्यान देना, इसमें जो आपका बनता है कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट बनता है, जिसको POP के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, POP के नाम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही फार्मूला है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी तत्व के उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तत्व में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो भाई सबसे पहले 2, 8 और 7 को ऐड कर लीजिए, तो आपका 2 + 8 + क्या 7, तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 7 17। तो जितना उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 17। परमाणु क्रमांक जितना होता उसके प्रोटॉनों की संख्या वही होती है और उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी वही होती है। चलिए तो यहाँ पे तीसरे का आपका 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते, देखिए यहाँ पे मैच कराना है। एथिल अल्कोहल का जो फार्मूला है ये आपके सामने ही है। एथेनोइक अम्ल का फार्मूला ये रहा और एथिल एसीटेट का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। तो यहाँ पे देखना फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, तीसरे में आपका दिया है, तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां पूछा गया कि भाई मुकुलन द्वारा अलैंगिक जलन किसके जंतु में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है। तो भाई ये देखा जाता है किसमें, हाइड्रा में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 6वें की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो पूछा गया ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है, तो भाई ये कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में होती है।
सातवें की बात करते यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थाई आइसोटोप यानी कि समस्थानिक में बदल जाता है। तो भाई ये सीसा यानी कि लेड जो होता है पीबी, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, लेड। इसी में ये क्या होते हैं, सारे के सारे अंतिम रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो भाई 8 आपसे पूछा गया एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो एसीटोन का जो फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड और ये आपका होता है C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या होता है CH3। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं और C डबल बॉन्ड O के लिए लगता है ओन। तो प्रोपेन प्लस ओन बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। 8 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा गया है ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिए जो इसका सही वर्णन है बेसिकली अगर देखा जाए तो 9 का आपका हो जाएगा सी, पशु ऊतक का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन करने का विज्ञान है। ठीक है, आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 10 की। तारे में विस्फोट के बाद किस प्रकार के तारों का निर्माण होता है। तो जब तारों में विस्फोट आता है उसके कारण क्या होता है, न्यूट्रॉन तारों का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी। तो जब वो जमीन पर पहुंचने वाला होगा। ठीक है, ध्यान देना भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले उसकी अधिकतम क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। 11 के बाद बात करते क्वेश्चन नंबर 12। लिटमस प्राप्त किया जाता किससे, लिटमस प्राप्त किया जाता किससे। तो याद रखेगी लाइकेन से प्राप्त किया जाता, किसके द्वारा, लाइकेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं वृक्ष के तनों पर रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है। तो इनको वृक्षवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृक्षवासी। वृक्ष के तनों पर रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, वृक्षवासी। 14 की बात करते हैं अल्फा, अल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है। तो भाई एक प्रकार के घास का नाम है। क्या है, घास का नाम है। ठीक है, आगे बात करते हैं 15। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है या पावर हाउस। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, 15 का आपका 2 सही हो जाएगा। 16 की बात करते हैं। तो भाई 16 आपसे पूछा गया असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए भाई 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसके लिए क्या होता है, जो विस्थापन समय ग्राफ होता है ये अरैखिक होता है यानी कि चेंज होता रहता है। 17 की बात करते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो भाई खगोलीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.46। ठीक है, 9.46 गुणे 10 की पावर 15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परमाणु संख्या 29 किस ब्लॉक से संबंधित है। तो भाई वैसे अगर 29 की बात करें ना तो भाई कापर आता है। तो क्या आता है, कापर। तो ये बेसिकली किस ब्लॉक से है, तो डी ब्लॉक से रिलेटेड है, संक्रमण तत्व होता है। ठीक है, 18 का आपका हो जाएगा बी। 19 की बात करते हैं, आपसे पूछा गया है सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो याद रखिएगा ये लोग ना तेज अभिक्रिया नहीं करते हैं। 19 का आपका हो जाएगा कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी आपका ये 3 आपका क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखिएगा अवतल लेंस जो होता है हमारा ये बनाता है किस प्रकार का, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्कृष्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है ये आपका उत्कृष्ट गैस नहीं है। बाकी अगर उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। ठीक है, यानी कि जो वर्ग 18 में जिसको शून्य वर्ग का तत्व कहते हैं सभी उसमें क्या उत्कृष्ट या फिर अक्रिय गैस रखे गए हैं। तो 21 का आपका हो जाएगा 4 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है।
तो पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, कई प्रकार का लोहा होता है जिसमें पिटवा लोहा को सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बेसिकली यहाँ पे एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। 24 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? तो ये सोवियत रूस, ठीक है, सोवियत संघ से कराया गया था। ठीक है, आर्यभट्ट कहाँ से कराया गया था? तो सोवियत संघ से। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते, इंद्रधनुष के किनारों के रंग कैसे होते हैं? तो भाई याद रखिएगा बैगनी और कैसा होता है? लाल होता है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं बहुत ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन और पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो भाई तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।